द इंडियन प्रॉपर्टी बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और लगातार हम आपके लिए बड़ी अहम प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारियां लेकर हर एक वीडियो में आ रहे हैं। और मेरे साथ हमारे जो रेरा लीगल एक्सपर्ट है एडवोकेट जगदीप शोरान जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जगदीप जी की जो मेंटेनेंस है अफोर्डेबल को लेकर, उसको लेकर किस तरह का एक पूरा का पूरा नेक्सस कहिए वो चल रहा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे जो डिले पोजीशन के जो राइट्स हैं वो क्या कुछ होने चाहिए अफोर्डेबल में, खास तौर से क्योंकि अगर जो होम बायर है अफोर्डेबल का वो पेमेंट देने में देरी करता है तो उसके ऊपर ठीक ठाक इंटरेस्ट, एक पेनल्टी बिल्डर लगा देता है और उसको वसूल भी लेता है क्योंकि ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर आपका बिल्डर डिले करता है तो वहाँ क्या अधिकार हैं अफोर्डेबल से जुड़े होम बायर के? बिल्कुल। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जब ये बनाई गई तो सारा जो फोकस है सरकार का वो इस बात पे दिखाई देता है कि 4 साल का पीरियड दिया गया बिल्डर को वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और ये प्रिज्यूम ही कर लिया गया कि 4 साल में वो बना के ही देगा। क्योंकि देखिए, ये सरकार का प्रोजेक्ट, सरकार की पॉलिसी है और सरकार विश्वास करती है कि डीटीसीपी डिपार्टमेंट में जो मुलाजिम वहाँ काम करते हैं वो इंश्योर करेंगे कि 4 साल के अंदर में वो प्रोजेक्ट बन के खड़ा हो, और जिन लोगों को कैटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, पॉलिसी लॉन्च की गई थी, उनको बेनिफिट एश्योर किया जा सके। लेकिन अब वो 2013 की पॉलिसी, 2015 में ये लैंड एलोकेशंस और ये सारा चीज़ें शुरू हुई और 2020 तक के टाइम में वो डिलीवर उनका होना ज़रूरी था, और 2017 में रेरा एक्ट भी इम्प्लीमेंट हो गया। तो पॉलिसी में ये फैक्टर नहीं किया गया था कि डिले होगा तो क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा। ऑल्दो अगर आप पेमेंट डिले करते हैं तो 15% के रेट से आपको बिल्डर को पेनल्टी चुकानी होगी। लेकिन जैसे ही स्पेशल एक्ट रेरा आता है तो रेरा इक्वली, वो तो रियल एस्टेट सेक्टर पे कंप्लीटली उसके प्रीव्यू में आते हैं, चाहे वो अफोर्डेबल है, लग्जरी सेगमेंट है। तो यहाँ पे रेरा आपको इंश्योर कराता है डिले पोजेशन इंटरेस्ट। बट दुविधा जो सबसे बड़ी है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के साथ वो ये है, जो प्रोजेक्ट्स बन के खड़े हुए, जो प्रोजेक्ट बन के तैयार हुए हैं, जहाँ बिल्डरों ने भी अच्छा काम एक तरीके से कह सकते हैं, जहाँ डिलीवरी हो रही हैं, वहाँ डिले मैं देखता हूँ 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेरा के थ्रू मिलेगा वो बेसिक लैंडिंग रेट ऑफ SBI प्लस 2%, जो आज के दिन में 10.75% मिलता है। लेकिन 6 महीने, 8 महीने का आप डिले देखें, 20-22 लाख रुपए की आपकी प्रॉपर्टी है, और 6 महीने का अगर हम उस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं तो वो लाख रुपए या 60,000, 80,000 इस रेंज में आता है वो। तो बड़ी दुविधा इसलिए हो जाती है कि किसी भी लीगल लड़ाई को लड़ने के लिए देयर इज एन एक्सपेंसेस, आपको वो एक्सपेंसेस भी इनकर्ड करने होते हैं। आप एक लॉयर भी वहाँ पे अपने समय भी लगेगा, समय भी लगता है, एक लॉयर को भी रिप्रेजेंटेशन के लिए आप एंगेज करते हैं। तो वो एक फ़ायदे का सौदा नहीं हो रहा है और बिल्डर बखूबी इस चीज़ को समझ रहा है। इसलिए वो आपके पास में जब ऑफर ऑफ पोजेशन देता है तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगा देता है, IFMS फंड भी आपसे लेने की कोशिश करता है, और जो आपका ये जो लॉफुल क्लेम है 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए अगर डिले 6 ही महीने का है जिन प्रोजेक्ट्स में, तो वो भी नहीं देता है वो आपको। अब उसके लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं, रेरा इंश्योर करेगा, 100% इंश्योर करेगा कि आपको डिले पोजीशन इंटरेस्ट मिले, बट आपकी उतनी कॉस्ट ही लग जाएगी, तो आप कैसे तो कोर्ट के दरवाजे तक जाएंगे। लेकिन फिर भी जब अधिकार है वो तो करना चाहिए। एक बात जो आपने कही IFMS की जो बात करें, इसको थोड़ा सा एक बार समझाइए कि ये क्या है और इसमें अफोर्डेबल होम बायर्स के क्या राइट्स हैं? देखिए, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी है ये, वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हर रेजिडेंट से लिया जाता है कि किसी भी ऐसी कंटीजेंसी को मेट किया जा सके जो एकदम इमरजेंसी कोई हालात हो गए, ट्रांसफार्मर फूक गया, हाँ ट्रांसफार्मर, आपका कोई पैनल जल गए हैं, या फिर आपका कोई भी DG सेट या कुछ भी इस तरीके का कोई ऐसा आ गया जहां इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत है उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो इतनी बड़ी सोसाइटीज़ में आप फंड मांगने के लिए दोबारा से रेज नहीं करेंगे। कोई आदमी कहीं रहता है, कोई कैसे है, और फंड में देरी होती है तो आप वो काम ही नहीं करा पाएंगे। इसलिए हर सोसाइटी ये एक प्रोविज़न रखती है IFMS का कि वो एक ऐसा फंड उसके पास में हमेशा तैयार रहे कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे की ज़रूरत है तो उससे वो काम किया जा सके। अब अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी की अगर हम बात करें तो IFMS फंड जो बिल्डर आपसे ले रहा है वो आपको बिल्कुल नहीं डिपॉजिट करना है, क्योंकि 5 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ और सिर्फ बिल्डर की है। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो बिल्डर के पास में वो पैसा होना चाहिए जिससे कि वो उस चीज को मेट करे। IFMS तो आपको इंश्योर करना है कि ये सिर्फ जब आपकी RWA कंस्टिट्यूट हो जाए और आपको वो कॉमन एरिया RWA को हैंड ओवर हो जाए, उसके बाद ही आप IFMS फंड दें। और वो 5 साल के बाद होगा।
बिल्कुल, और डीटीसीपी डिपार्टमेंट ने भी ये स्पेसिफाई किया है 22/2/2023 के अपने नोटिफिकेशन में कि आईएफएमएस फंड बिल्डर नहीं मांग सकता है। क्योंकि आप जो कमर्शियल आपने बेचा है वो तो आप वहाँ से रिकवरी कर ही चुके हैं। कमर्शियल से आपकी मेंटेनेंस चार्जेस आ रहे हैं, और आईएफएमएस लेके आप बिल्डर को क्यों देंगे? आईएफएमएस तो आपको अपनी आरडब्ल्यूए के लिए देना है, जब उसको आप रेगुलेट कर रहे हैं, जब अपनी आरडब्ल्यूए आप खुद से चला रहे हैं, तो आपको कंटीजेंसी फंड्स की जरूरत है। नहीं, ये काफ़ी अहम है अफोर्डेबल से जुड़े होम बायर्स के लिए कि अगर आपसे मैं फिर से दोहराऊंगा कि अगर आप रह रहे हैं और आपसे इस तरह का कोई फंड ले लिया है जिसको आप इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी फंड की बात करते हैं, तो आप उसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, वो वापस देना होगा बिल्डर को। और अगर अभी आपने अफोर्डेबल में फ्लैट लेना है या भर चुके हैं तो इस तरह का कोई भी फंड आप ना दें, आपका अधिकार है ये फंड ना देने का। यानी कि अगर बिल्डर आपसे ले रहा है तो सीधे सीधे आपकी जेब पर ये डाका है। तो आज के बल्कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के जितने इन्वेस्टर्स हैं, देखिए वो एक बहुत बड़ी संख्या हो गई है अब। तो मैं ये कहता हूं कि उन्हें इस तरीके से भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और रेरा जो कि आप सब लोगों के बेनिफिट के लिए बना है, वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि सुमोटो प्रोसीडिंग्स जो कि आपकी लीगल कॉस्ट को कम कर दें। आपकी लीगल कॉस्ट होगी, लगेगी ही नहीं अगर रेरा अथॉरिटीज़ इसे स्वतः अपने संज्ञान में लेकर और ये इंश्योर करें कि जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग का बिल्डर है, जब वो पोजेशन ऑफर कर रहा है तो डिले पोजेशन इंटरेस्ट को फैक्टर किया जाए, उसको वो वाजिब हक उस अलॉटी का उसको मिल सके। और ये सुमोटो प्रोसीडिंग्स के द्वारा रेरा अथॉरिटीज़ सभी बिल्डर के खिलाफ ये एक्शन लेते हुए ये इंश्योर करा सकती हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके लिए एक अच्छा तरीका आपके पास ये है कि अब आप रहने लगे हैं, आपने तमाम जो रेजिडेंट्स के आप कनेक्ट में हैं, अगर आपने एक आरडब्ल्यूए फॉर्म कर लिए है तो आप आरडब्ल्यूए के थ्रू जाइए, आप मास लेवल पे जाकर केस कीजिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको लॉयर की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, एक कॉमन कॉस्ट में ही आपका काम भी हो जाएगा। और आपके पास जो पैसा आना है आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि आप अगर इंडिविजुअल तौर पर देखते हैं कि 50-60 हज़ार रुपये के लिए क्या लड़ाई लड़नी है, लेकिन अगर वो 50-60 हज़ार रुपये को आप मल्टीप्लाई करते हैं 500 या 1000 लोगों से तो ये अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस अमाउंट को तो आपको लेना चाहिए, आपका अधिकार है, और कम से कम इस अमाउंट को लेकर अपनी आरडब्ल्यूए के पास रखिए ताकि आप अपने बाकी जो सुविधाएं हैं सोसाइटी की उसको बढ़ाने में इसका यूज कर सकते हैं। मैं गलत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप शोरान जी, आपने इतनी अहम जानकारी अफोर्डेबल से रिलेटेड दी। और उम्मीद करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके जो भी सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में आप हमें कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें मेल करके भी अपने सवाल जो है वो भेज सकते हैं ताकि हम जो आने वाले वीडियो हैं उनमें उनको शामिल करें। एडवोकेट जगदीप शोरान जी से आपके वो सवाल भी हम लेंगे, तो आप मेल कर सकते हैं reporterji.in@gmail.com पर। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।